प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। तो लीजिए हम रीट मेंस यानी कि थर्ड ग्रेड के लिए जो साइंस और मैथ्स का पार्ट है उसका हम आज नेक्स्ट वीडियो लेते हैं। और उसके अंदर मैंने आज लिया है समतलीय आकृतियाँ, और इसके अंदर क्षेत्रफल और परिमाप है, खासतौर से जो आपके डायरेक्ट सिलेबस में है। उसके अंदर त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और वृत्त। देखिए, ये जो समतलीय आकृतियां हैं, इन आकृतियों के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। जो 6 से लेकर के 10th तक के सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें, कितना लेवल इन चीज़ों का जा सकता है, वो हम इसके अंदर आज ले लेते हैं। इस फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक बार आपको इसके कॉमन क्वेश्चन और जनरल इनकी ज्योमेट्री किस तरीके से होती है वो मैं इसको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इस पर डीप जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक आकृति से दूसरी आकृति के अंदर मोल्ड करके, या एक से अधिक आकृतियां एक साथ आ जाए तो कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लूँगा। जिस तरीके से मैंने घन घनाभ गोला बेलन शंकु का लिया था, ठीक वैसे ही इसके भी मैं इस टॉपिक को भी मैं 2 वीडियो के अंदर पूरा करूँगा। पहले वीडियो के अंदर अपन जनरल जानकारी, हालांकि ये जानकारी आप सब रखते हैं, फिर भी पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। वो कन्फ्यूज़न नहीं रहे और हम उसका क्वेश्चन को सही कर लें, इसके लिए हमें ये वीडियो देखना होगा और इसके अंदर क्या क्या है वो सब जानकारी आपको लेनी होगी। मैं सबसे पहले बात करूँ त्रिभुज की। देखिए, त्रिभुज के बारे में जनरली जो हम चीज़ें जानते हैं वो क्या क्या है, आपको वैसे ये बात पता है। समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषम बाहु त्रिभुज, और तीसरा सम द्विबाहु त्रिभुज। ये कॉमन जानकारी आप जानते हैं इसके अंदर। और समबाहु त्रिभुज के अंदर आपको पता है कि सारी भुजाएं 5 सेमी जैसे कोई भी समान होगी इनकी। और जब समबाहु त्रिभुज है तो हमें इसके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज के अंदर सबसे खास बात, चलो पहले एक काम करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज भी ले लेते हैं इसके अंदर। तो विषम बाहु में आपको मालूम है कि तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, ठीक है। और समद्विबाहु में आपको पता है कि 2 भुजाएं समान माप की होगी और तीसरी भुजा जो है वो अलग माप की होगी। ये आपको पता है। अब इनके बारे में हम कुछ जानकारी करें। आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण आपको मालूम है कि 60 डिग्री, और जो विषम बाहु में सब अलग अलग होगा, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर आपको मालूम है कि 2 भुजाएं समान है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, ये कोण अलग होगा। ये कॉमन चीज़ें हमें वहाँ अलग से त्रिभुज बनाया तो आपको पता है इसमें क्या होता है। लेकिन जब 2-3 आकृतियाँ एक साथ घुस जाती है अंदर, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए आप उसको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर समबाहु त्रिभुज की बात करें, ठीक है। जैसे मैंने समबाहु त्रिभुज लिया, इसके अंदर आपको मालूम है कि जब समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, ठीक है। देखिए, मैं एक एक बात ले रहा हूँ, किस किस से कहाँ से क्या क्या टॉपिक जो बनता है। मैन समबाहु त्रिभुज की बात करें तो सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर देखिए, केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र, ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज है। और वो सारी समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर होंगे। अब ये इसके अंदर थोड़ा इनके बारे में कि भाई अंत केंद्र क्या चीज़ है, अंत केंद्र क्या है, लंब केंद्र कब बनता है और परिकेंद्र कब बनता है, कन्फ्यूज़न जो होता है वो अपन क्लियर कर लें। सबसे पहली बात तो केंद्रक का मतलब ये हुआ कि किसी त्रिभुज के अंदर हम उसके एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे इसको मैं दे दूँ
डी, ये इसका मध्य बिंदु है। तो आपके ये ए डी जो है इसकी कहलाएगी माध्यिका, है ना, मीडियन। ऐसे ही इससे भी अगर इसको इससे मिलाएंगे तो ये डी ई भी इसकी माध्यिका होगी, और इससे अगर मिलाएंगे इस शीर्ष से अगर मान लो एफ, तो ये आपके सी एफ, ये भी आपके माध्यिका हो जाएगी इस त्रिभुज की। ठीक है, अब माध्यिका देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है माध्यिका वाला। तो माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं, पहली बात तो एक वर्ड आता है, तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है, कॉनकरेंट। कॉनकरेंट कहते हैं इसको, यानी कि एक ही बिंदु पर मिलती है। तो और जिस बिंदु पर मिलती है इस बिंदु को हम जी लिखते हैं, और जी आपके क्या है, इस त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, फिर सबसे खास बात ये ध्यान रखनी कि केंद्रक माध्यिका को हमेशा 2:1 में बांटता है। आप देख लो, जैसे ये सी एफ माध्यिका है तो बड़ी कौन सी है, ये वाला, ये 2, ये आपके जी एफ 1 हो जाएगा। इधर ए एफ आपके 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 1 जी ई। तो इस तरीके से त्रिभुज की माध्यिका से संबंधित जो सारे कॉन्सेप्ट, बस ये इसके अंदर आ गए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हम इन माध्यिकाओं के बेस पे अपन 2:1, ये बहुत खास पार्ट है। इससे अपन भुजाओं की किसी एक की अगर लंबाई दे रखी हो, तो जैसे मान लो अगर आपके भुजा बी सी या बी ई दे रखी है, मान लो अगर 6 सेमी, ठीक है, तो ये क्योंकि 2:1 में, तो अपन इसको बी जी को और जी को भी इस 6 के हिसाब से 2:1 के अंदर बांट सकते हैं। ये इसके अंदर ध्यान रखना होगा। फिर अंतः केंद्र की बात करें तो अंतः केंद्र कब बनता है? एक त्रिभुज में अंतः केंद्र जो बनता है, सबसे खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। कुछ याद है आपको? कोणों का समद्विभाजन करना पड़ेगा। यहाँ से प्रकार रख के और फिर यहाँ से इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इसको इससे मिलाया, और यहाँ पर भी आपको रखा प्रकार दोनों जगह, और ये इस तरीके से मिलाया और ये मिलाया। ऐसे ही इधर से भी करते हैं, वो यही मिलेगी इस तरीके से, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वो इस प्रकार से, तो ये जो आपके इसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र। इसको हम आई से लिखते हैं, ये आपके आई हो जाएगा। और अंतः केंद्र से क्या बनता है? एक त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त बनता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर बात आती है परिगत वृत्त। तो परिगत वृत्त की बात करें, ठीक है ना, तो लंब केंद्र की बात करें या पहले परिकेंद्र की, तो पहले परिकेंद्र ले लें। तो परिकेंद्र के अंदर क्या होता है कि जो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में हम भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं, भुजाओं का, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रकार को आधे से अधिक खोला, इधर से चाप काटा, इधर से काटा, और इधर से किया, इधर से किया, ये मिलाया, और ऐसे ही इस भुजा का भी किया, ठीक है। तो ये जहाँ मिलेगी तो ये इस तरीके से आपके ये परिगत वृत्त बनेगा। और इससे आपके ये जो केंद्र आएगा, इसका कोई भी नाम डाल दें आप, सरकम सेंटर, इसको सी से लिख दें, ठीक है। फिर आता है लंब केंद्र। तो लंब केंद्र के अंदर आपको क्या करना है कि त्रिभुज में जैसे ए बी सी, तो आपको इससे लंब डालना है, ध्यान देना, ठीक है। जैसे एल, यहाँ से भी लंब डाला, ये 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ से भी लंब डाला, ठीक है। तो ये एल एम एन, तो ये आपके कहलाएगा है आपके क्या? लंब केंद्र, ठीक है। इस तरीके से आप इसको, इन चारों ही कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर आपका ये समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर ये आपके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा समबाहु त्रिभुज के लिए। तो ये आपके त्रिभुज के जनरल कॉन्सेप्ट जो मैंने इसके अंदर लिए। फिर इसके अंदर यहाँ जो त्रिभुज लिया है, अब इसके अंदर जो खास बात, जैसे मान लो मैंने इसको नाम डाल दिया ए बी सी। अब इस त्रिभुज के अंदर एक बात ध्यान रखें कि त्रिभुज की दो भुजाओं के
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ध्यान रखना, मतलब BC का आधा होता है कौन, DE। और दूसरी बात ये BC पैरेलल टू DE होता है। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर ध्यान रखने होंगे। फिर हम बात करें इसके अंदर, ये तो बात हो गई अपने इसकी। फिर लेते हैं त्रिभुज के अंदर, ध्यान रखना। अब मैं आ जाता हूँ त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल की बात करूँ तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए और परिमाप के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं। जनरल फॉर्मूले आप जानते हैं वैसे, आपको मालूम है सबसे पहली बात कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, आधार इंटू ऊंचाई 1/2। फिर दूसरी बात जो आती है वो आपको पता होगा, एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है आपके S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C का रूट। आपको मालूम है ये हीरो सूत्र है, आपको पता है। तो S का जो मान होता है अर्ध परिमाप अपन जानते हैं त्रिभुज का, और वहाँ A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना होगा कॉमन। हालांकि इसको इस फॉर्मूले को यूज़ करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसका ज़रूरत तो बहुत कम पड़ती है, फिर भी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर मैं बात करूं अगला त्रिभुज के अंदर ही, ध्यान देना। अगर हमारा त्रिभुज समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, √3/4 A²। ये ऐसे याद रखने होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। फिर चौथा है सम द्विबाहु त्रिभुज का एरिया, वो होता है अपने B/4 √4 A² माइनस B²। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अब A क्या है, समान भुजाएं, ठीक है। जो त्रिभुज है ये A और ये B, दो समान भुजाएं A है, और B इसकी जो असमान भुजा है, तीसरी अलग भुजा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। कैसे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि ये इस तरीके से इसने एक आकृति बना रखी है, ध्यान से देखना, ठीक है, और ये इस तरीके से आकृति बनाए, और यहाँ पर भी वो कुछ न दे दे भुजा, जैसे ये x, ये भी x, और ये आपके x√2, और ये भी आपके x√2, और ये भी x है और ये भी x है, और ये वाला कोण आपके 30 डिग्री है। अब वो कहे कि आपको मान लो इसने दे दिया कि इसका एरिया मान लो पहले से गिवन है 8 + 16 √2 इसका एरिया गिवन है। अब आपको इससे पूछे कि x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं अपन, लेकिन इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप लंब डालोगे वगैरह, फिर आप इसकी ऊंचाई निकालोगे। इससे अच्छा है ये कोण देने के पीछे रीजन ही क्या है जो बता रहा हूं मैं आपको, कि आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ AB sin थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रख लें, कोई जरूरी नहीं कि आप यही से रखें, आप BC sin थीटा इसकी जगह ठीक है, और इसी की जगह आप 1/2 CA sin थीटा भी कर सकते हैं। अब ये ABC स्मॉल ABC क्या है, आपको ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज में अगर
इस तरीके से मतलब दे रखा है शीर्षों के नाम ए बी सी, तो आपको पता होगा ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली स्मॉल सी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको x का मान निकालना, सपोज अब इसने यहाँ कोण दे दी आपके पास में 30 डिग्री, तो उस कंडीशन में आपके समीकरण क्या बन जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा 1/2 ए बी यानी कि x इंटू एक्स और साइन 30 बराबर 8 + 16√2। ये इक्वेशन आपके बन जाएगी। अब इससे आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन की कोई बड़ी बात नहीं है, हमें वहाँ कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए कि इसके अंदर है क्या, ठीक है ना। तो ये आपको इसके अंदर त्रिभुजों के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये मैंने इसके अंदर मेन बता दी है बात। फिर हम चलते हैं चतुर्भुज पर। त्रिभुज के अंदर अपन ये इतनी सी जानकारी रख लेंगे तो मेरे हिसाब से खूब हो जाएगा। चतुर्भुज की अगर अपन बात करें तो चतुर्भुज में यानी कि आयत आ रहा है, तो आयत के बारे में अपने को पता है ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप अपन जानते ही हैं 2 × L + B, ये अपने को पता है, कोई कॉमन बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 × L, ये एक कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता है, ठीक है। वहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो मिक्स में बनता है, ठीक है। अब इसमें आयत के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो इसके अंदर विकर्ण की बात करेगा, ठीक है। तो कोई विशेष बात नहीं, अपन विकर्ण को भी इसके अंदर जानते हैं। हम इसके अंदर जब ये विकर्ण की बात करता है, ध्यान देना, ठीक है, तो क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो इसके अंदर जो 90 डिग्री बन रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज बनेगा तो इसके अंदर वो क्या करता है, अक्सर वो पाइथागोरस प्रमेय की बात करता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता है ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। वहाँ हम टाइम कैसे बचाएं, हमें टाइम बचाना होगा, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, पाइथागोरियन संख्याएं या ट्रिपलेट कौन कौन सी होती है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25। ध्यान रखना, यूं अपन और निकाल सकते हैं फॉर्मूला हमारे पास में, लेकिन हम इसके अंदर क्या करेंगे कि ये जो हमारे 4 ग्रुप आप इसके अंदर आपको याद रखने हैं, 3, 4, 5 का मतलब क्या हुआ, जैसे पहला है तो पहले ये क्या है, देखो आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, दूसरा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये आपके मान लो जैसे मैंने इसको लिख दिया 4 और ये 3 है, तो ये इसको कितना 5 होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी मतलब मान लें, अगर आपको इसकी जगह चेंज कर दूं, मैं इसकी जगह अगर मान लो मैं ये कर दूं 25 और ये कर दूं 7, तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 24 होना पड़ेगा, ये 7, 24, 25। तो ये आपको इसके अंदर
ध्यान रखना होगा। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसके अंदर याद रखें, ताकि आपको आयत के अंदर या वर्ग के अंदर भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, ये भुजाओं में संबंध अगर निकालना हो वगैरह तो आप इन पाइथागोरियन संख्याओं को अगर याद रखेंगे तो आपका काम वहाँ ईजी हो जाएगा, टाइम बचेगा, मेन बात ये है। ठीक है, फिर इसके अंदर अपन चलते हैं, ये आयत और वर्ग की बात हो गई, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। फिर हम चलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए समांतर चतुर्भुज के अंदर जो जरूरी चीजें हैं वो क्या है। देखिए दो चीजें हैं, आयत, ये आपके आयत है, इस आयत की इस भुजा को रिजिड कर दिया जाए, भुजा ए बी को क्या कर दिया जाए, रिजिड, और यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर जो है वो फ्लेक्सिबल हो और यहाँ पर एक फोर्स F लगाया जाए, तो ये आकृति आपकी बन जाएगी इस तरीके से पैरेललोग्राम। ठीक है ना, A B C D। अब इसके अंदर क्या खास बात है, आपको मालूम है कि इसका जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। समांतर चतुर्भुज का बेस यानी आधार इंटू ये ऊंचाई, ध्यान देना। ठीक है, H। अब इसके अंदर एक सूत्र और बनता है, कोई जरूरी नहीं कि आप ऊंचाई ये इस लो, आप यहाँ से अगर इस पर लंब डालो, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये अगर H1 हो जाए और ये आपके अगर H2 हो जाए और इसको आधार को अपन मान लो B1 ले लें, इसको आधार को B2 ले लें। जब आधार B1 है तब ऊंचाई H1 है, तो ये इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, B1 H1। और जब आधार अगर इसका BC है तो उस कंडीशन में ऊंचाई H2 है, तो ये B2 H2। यानी ये सूत्र भी इसके अंदर काम आता है। ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज के लिए वो क्या करेगा, ऐसा डायग्राम देगा और इसमें से कोई से भी 3 दे देगा और उसमें चौथा आपको फाइंड करना होगा। ये हमारे समचतुर्भुज अपने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का मामला है। ठीक है, अच्छा परिमाप के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप अपन सब इसके अंदर कॉमन चीजें होती है, सभी भुजाओं का योग है, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग है, परिमाप की कोई बात ही नहीं है, आप जानते हैं। फिर इसके अंदर जो आता है समलंब चतुर्भुज, समांतर के अंदर देखो एक बात ये हो गई। फिर इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखने वाली है, पहली बात है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर, ये पता ही आपको। ठीक है, और इसके अंदर बस जनरल चीजें यही बची है। फिर हम चलते हैं इसके अंदर, सेम ऐसे ही अगर एक वर्ग लिया जाए, ये जैसे वर्ग, और वर्ग में सेम ऐसे ही इस भुजा को एज इट इज रखा जाए, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। इससे जो आकृति बनेगी वो आपके बनेगी वो क्या, वो बनेगी इस तरीके से रोम्बस, मतलब समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें नहीं दे रखा है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि समचतुर्भुज में क्या होता कि चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी वर्ग जो है वो समचतुर्भुज में कन्वर्ट हुआ है और आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज में कन्वर्ट हुआ है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, तो समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर। ध्यान रखना, समचतुर्भुज की एक खास बात है कि इसके विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, सबसे खास बात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, मतलब AC इंटू BD, ये इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा इसको आप समांतर चतुर्भुज भी है एक ये, तो इसलिए आप इसको आधार इंटू ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं। यहाँ आपको कौन क्या है आपस में, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये भी समांतर चतुर्भुज है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो समांतर चतुर्भुज की जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी इसके अंदर फिट हो रही है। ठीक है, एक वर्ग अपने आप में एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी सारी डेफिनेशन इसमें फिट हो रही है, लेकिन एक वर्ग समांतर चतुर्भुज
होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। उल्टा रिवर्स भी नहीं कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज को अपन वर्ग नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज है। तो ये एक दूसरे के अंदर जो रिलेशन है ये अपने को ध्यान रखना होगा। फिर हम बात करें इसके अंदर, देखिए बस इसके अंदर तो ये बात हो गई। हाँ, इसके अंदर एक बात और कह रहा था मैं कि ये जब समकोण पर काट रहा है, ठीक है, तो अब इसके अंदर मान लो इसकी विकर्ण नहीं दे रहा है कि मान लो विकर्ण AC हो गया 6 सेमी और विकर्ण BD हो गया 8 सेमी, ठीक है, तो विकर्ण AC 6 है तो ये 3 3 हो जाएगा, विकर्ण BD 8 सेमी है तो ये 4 4 हो जाएगा, और ये जब 90 डिग्री है, ध्यान से देखना, तो ये आपके अपने आप में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसका मतलब आप इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हो। क्या होगी भुजा इसकी? 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये डायरेक्ट ही 5 हो जाएगी। तो ऐसे कुछ चीजें अपने को इसकी ध्यान रखनी होगी। फिर हम बात करें समलंब चतुर्भुज की। समलंब चतुर्भुज के अंदर क्या खास बात है? भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, ये आपके समलंब चतुर्भुज की, जिसको अपन ट्रेपेजियम कहते हैं, है ना, ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं उससे मतलब नहीं है, एक न्यूनतम एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। तो हमारे इसके अंदर जो बनता है 3 तरह से बनते हैं, देखिए ये हो गया एक, ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपके ये इस तरीके से, ये वाला। हमेशा ध्यान रखें इसके अंदर ये और ये समांतर, ये और ये समांतर, ये और ये समांतर, ठीक है। भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, तो अपन ने इन दोनों को समांतर मान लिया। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब इसमें इसका जो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सपोज मैं इसको ABCD नाम दे दूँ, तो ये ABCD इक्वल टू 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई हो जाएगी A और B मान लें, और ये इसकी ऊंचाई या इसके बीच की दूरी। तो ये आपको इसका ध्यान रखना होगा, 1/2 इंटू A+B इंटू इनके बीच की दूरी, ठीक है ना। बस ये इसके अंदर है, नया ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न यहाँ क्या बनता है, मैं आपसे पूछूं, देखिए ये तो आपको पता चल रहा है, सब जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, आपको ही पता है। अब इसके अंदर वो एक हम पूछे कि आपके ये जो आयत है, क्या हम इसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि भुजाओं का एक जोड़ा न्यूनतम समांतर होना चाहिए, तो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। क्या हम समांतर चतुर्भुज को ट्रेपेजियम कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। इसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, तो है, इसमें तो 2 जोड़े समांतर है। ऐसे ही वर्ग, तो ये सारे ट्रेपेजियम भी होंगे, ये अपने को ध्यान रखना होगा, आपस में जो इनके रिलेशन वाली बात है। अब मैं एक काम करूं, मैं इस ट्रेपेजियम पर जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रहा हूं कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 13 सेमी व 7 सेमी हो तथा असमांतर
भुजाएं प्रत्येक 5 सेमी हो तो आपको फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में अब यह इसने क्या दिया कि समांतर भुजा असमांतर भुजाएं जो दोनों है वो कितनी कितनी है, आप देख लें। ये तो है आपके 13 सेमी और ये आपके कितनी बता के इसने 7 सेमी। ठीक है, अब क्योंकि यह इसने समांतर भुजाएं दे दी, असमांतर भुजाएं भी दे दी है, हमारे पास फॉर्मूले में a + b × h है, यानी कि हमें ये हाइट चाहिए ये वाली। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा कि आप दोनों तरफ इसको ये बना दें, और ये बनाने के बाद में आप क्या करें कि ये 13 है और ये अगर 7 है तो आपके ये वाला 7 हो गया। अब कितना बच रहा 6, इसका मतलब आपके ये 3 और ये 3 हो जाएगा। ये आपके समकोण त्रिभुज है और ये जब 3 3 है और असमांतर भुजाओं की बात कर रहा है, कितनी 5 कह दिया इसने, ये देखो ये 5 ये 5, तो मैंने अभी भी बताया कि ये समकोण त्रिभुज बन गया है और इसके अंदर ये 3 और 5 है, तो 3 4 5 आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये अपन बिना ही, वैसे तो अपन पाइथागोरस में से निकाल सकते हैं, लेकिन 3 4 5 जानते तो ये इसकी ऊंचाई 4 हो जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर आपके क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास में, अब इसके अंदर लगा दें आप फॉर्मूला में 1/2 7 + 13 और ऊंचाई कितनी हो गई 4, तो ये 1/2 13 और 7 20 4, तो ये 10 यानी कि 40 सेमी इसका आंसर आ रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगला टॉपिक जो है वो हमारा लास्ट इसके अंदर है वृत्त। देखिए ये वृत्त भी एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, हम इसके अंदर केवल एक जनरल जानकारी लेंगे क्योंकि इसके अंदर दे रखा है अपने अभी का जो टॉपिक पूरा परिमाप और क्षेत्रफल की बात कर रहा है। वापस जब सर्वांग समता वाला पार्ट के अंदर जो एक पूरा टॉपिक अलग है उसके अंदर वृत्त फिर से दे रखा है, तो उसके अंदर वो सारी उसकी जो थ्योरम्स वगैरह है वो सब उसमें आएगी। ठीक है, इसके अंदर केवल परिमाप और क्षेत्रफल की बात ही अपन करेंगे। तो वृत्त के अंदर आप ध्यान से अगर देखें, कोई सा भी वृत्त है, जैसे मान लो तो ये आपके वृत्त है और वृत्त की बात आप जानते हैं त्रिज्या r है, तो उस केस में हमारे पास में वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, अब इसमें अगर संकेंद्रीय वृत्त की बात करें, संकेंद्रीय वृत्त, तो उसके अंदर एक वृत्त ये, ठीक है, ये आपके r1, ये आपके चलो इसको r ले लेते हैं, बड़ा R बड़ी त्रिज्या इसलिए, ये OA OB। तो उस केस में आपके ये जो छायांकित भाग है यानी संकेंद्रीय वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो आपके कितना आ जाएगा πr² - πr²। एक बात बताना चाहूँगा मैं, आप इसमें अगर हल करें तो इसको अलग अलग वैल्यू पुट नहीं करें, आप इसके अंदर पाई कॉमन लेकर के और इसको इस रूप में ले लें, ये एक समझदारी है, इससे आपका काम काफ़ी हल्का हो जाएगा। r के मान और r के मान वो ऐसे देगा जिससे अगर आप वर्ग करेंगे तो और पाई का मान रखेंगे तो वो 7 से नहीं कटेगा, लेकिन अगर आपने इसको इस रूप में बदल दिया तो जोड़ने या घटाने किसी एक में वो पाई का मान जो आता ना /7 वो इससे कट जाएगा, तो आपको इस रूप में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर परिधि की बात करें अपन, मान लो तो सरकमफेरेंस कहते हैं इसको, परिधि होती है 2πr, कोई विशेष बात नहीं, आप जानते हैं। अब मैं इस वृत्त के लिए मैं एक खास बात बताना चाहता हूं, जो मैं हर बार जब भी ये टॉपिक लेता हूं तब मैं करता हूं, मैं इस वीडियो के अंदर ही बात करूंगा। एक वृत्त के लिए आपको ध्यान रखना होगा, एक निर्देशांक है, ये निर्देशांक आप हमेशा याद रख लें, आपके लिए काफ़ी काम ईजी हो जाएगा। ये निर्देशांक एक वृत्त के लिए आप याद रख लें। ये क्या है आपके, ये है वृत्त की त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। यानी कि जिस वृत्त का की त्रिज्या 7 सेमी है, ठीक है, तो उसकी परिधि कितनी होगी देख लीजिए आप, 2 × 22/7 और r का मान 7, ये 44 देख लीजिए।
अगर आपको क्षेत्रफल की बात करनी है तो पाई आर स्क्वायर 22/7 और आर का मान 7 × 7, ये 22×7 = 154। अब आपको इसको रिवर्स भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो आधार का क्षेत्रफल जैसे जैसे गोला, बेलन, शंकु, उनमें एक वृत्तीय पार्ट आता है शंकु के अंदर, तो वो अक्सर कहता है कि उस शंकु की आधार का क्षेत्रफल 154 है। ठीक है ना, मैं जो बात कर रहा था ना वृत्त की, तो ये जिसने कर दिया तो ये इसने कहा कि आधार का क्षेत्रफल कितना है 154। तो जैसे ही इसने 154 दे देना, अगर मान लो उसने ऊंचाई उसने दे दी है आपके 24, ठीक है, और ये अगर आपको दे दिया 154, तो कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेमी, तो आपके ढालू लंबाई इसकी देखने की बात ही नहीं आ जाएगी 25। अब वहाँ टाइम बच जाएगा, क्योंकि 7, 24, 25 अपन ने अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े हैं। मैंने कहा ना वो 3, 4 जो याद रखने हैं, तो ये आपके वहाँ काम आएगी ये चीज़। ठीक है, हो सकता है वो यहाँ पर परिधि दे दे 44 सेमी, तो उससे भी आपके ये 7 ही आएगा, वहाँ आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक वृत्त की बात जब करें और वृत्त के क्षेत्रफल की बात जब आती है, तब आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि वृत्त यानी सर्कुलर पार्ट जहाँ जहाँ आता है, अब सर्कुलर पार्ट कहाँ आता है, अपने जैसे वृत्त तो है, इसे गोला है, बेलन है, शंकु है, इन सभी में एक सर्कुलर पार्ट वृत्त आता है। वृत्त आता है, इसका मतलब उनके सभी सूत्रों में पाई आएगा, और पाई आएगा इसका मतलब उसके अंदर 22 जरूर आएगा, याद रखना 22 आएगा। आप इसका मतलब उसके कैलकुलेशन में चाहे आयतन निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, अक्सर वहाँ आपको एक संख्या मिलती है 616। तो आपको ध्यान रखना है 22 × 28 जो आएगा वो हमेशा 616 होता है। ये चीज़ आपके वहाँ टाइम बचाएगी तुरंत, क्योंकि 28 कहीं ना कहीं उसमें आ ही जाएगा। त्रिज्या अगर 7 सेमी दी और उसके मान लो इसने कुछ इधर 4 दे दिया, तो 7 × 28 बन रहा है आराम से, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको याद रखनी चाहिए, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो ये आपके वृत्त के अंदर जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने इसके अंदर बता दी है। इसके अलावा आपको वृत्त के अंदर और अगर कुछ भी होगा तो अपन उसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है अपन उसके अंदर ले लेंगे, जिसके अंदर केवल उसकी ज्यामिति की ही बात करनी है। ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा अपने परिमाप और क्षेत्रफल का था, इसलिए मैंने ले लिया। अच्छा, एक चीज मेरे उसमें त्रिभुज में रह गई थी। एक त्रिभुज है, ध्यान रखना, ये त्रिभुज है, ये तो आपके वृत्त वाली बात हो गई। त्रिभुज के अंदर क्या रह गया था जिस पर वो अक्सर क्वेश्चन पूछता है। एक त्रिभुज है ABC। अब ये कह रहा है कि इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है, D, E और F। इससे आपके ये एक नया त्रिभुज बनेगा। तो आपको इसके अंदर ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इनमें क्या रिलेशन है। इनमें रिलेशन 1/4 = ये होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा एक त्रिभुज के अंदर। ठीक है, दूसरी बात त्रिभुज की क्या बाकी रह गई थी, ये जैसे ABC है तो दो भुजाओं का योग जो है हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होगा। बस ये ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको मेन इसके अंदर ध्यान में रखनी है, ताकि हम इसके जब सवाल लेंगे तो सवाल में आपको दिक्कत नहीं आए। ये सारी बेसिक जानकारी थी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप जानते हैं। ठीक है, फिर भी मैं चाह रहा था कि एक बार मैं इसको बता दूं ताकि आप सवाल में दिक्कत नहीं आए जब सवाल करो तब। इसके बाद जस्ट मैं जो पार्ट लूँगा, ध्यान रखना, जो मेन सवाल, अब इनके सवाल आपस में कनेक्टिविटी से सवाल कैसे बनते हैं वो मैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में लूँगा और उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। थैंक्स।